गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना अगला चैप्टर जो 30 नंबर का है सेनापति उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपना कवि परिचय, उसके पश्चात उसके जो 3 या 4 पद हैं वो पद पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों का अगले शुक्रवार को जो टेस्ट चल रहे हैं टेस्ट आएगा। पहला और दूसरा चैप्टर पहले ही आप लोगों के लिए बता दिया गया था कि क्या क्या आएगा, सिलेबस भी बता दिया था उसके अंतर्गत, और आप सभी को टेस्ट भी देना है। उसके साथ साथ कुछ बच्चे हिंदी का होमवर्क बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं, बार बार कॉल किया जा रहा है आप लोगों के लिए, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन रेगुलर प्रॉपर तरीके से आपको होमवर्क नहीं आ पा रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाद में तुम्हें स्कूल से देने दूंगा वो फाइल। जो बच्चे शुरू से ही जुड़े हुए हैं ना उनके लिए वीडियो देने दूंगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और ना ही फोटोकॉपी देने दूंगा, समझ गए। इसलिए रेगुलर तरीके से प्रॉपर तरीके से जो वर्क मिल रहा है वो लिस्ट में आज दे दूंगा जा करके सर के लिए कि ये बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से हैं लेकिन इनका कोई वर्क नहीं आ रहा और ये वैसे वो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी नहीं चलने वाली। तो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करें, वो जितना तुम लिखोगे लिख करके तो थोड़ा याद होगा, पता चलेगा, सुलेख सुधरेगा, लेकिन उस चीज़ों पर कई बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो वो विशेष इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, बात करते हैं सेनापति। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे काल विभाजन को लेकर के। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हिंदी के जो विचारक हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला था आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, और तीसरा जो काल आता है वो रीतिकाल, और चौथा जो काल आता है वो है आधुनिक काल। इस प्रकार हमारे संपूर्ण जो कवि हैं या कवियों का साहित्य, उस साहित्य को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। तो आदिकाल में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वे कविताएं रखी जो आदिकाल या प्रारंभिक जो रचनाएं थी, या फिर उनमें एक जैसी कोई परिपाटी थी, एक जैसा जो कवियों का लिखने का जो तरीका था, जो भाव या विचार या जिस प्रकार का माहौल एक प्रकार का रहा, वो आदिकाल के अंतर्गत आया। जैसे युद्धों का वर्णन उस काल की सर्वाधिक प्रधानता रही, युद्धों का वर्णन होना है, तो आदिकाल हमारे लिए नहीं है। दूसरा आया भक्ति काल। भक्ति काल के हमने 2 कवि पढ़े थे, एक तो तुलसीदास था और दूसरा था सूरदास, जो भक्ति काल की दोनों ही शाखाओं से, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य धारा से आए हैं। हालांकि उसमें भी राम भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, निर्गुण और सगुण, लेकिन यहाँ पर सगुण के ही दोनों दिए गए थे। एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास और राम भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे तुलसीदास। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे रीतिकाल की, जिसमें हम सेनापति को पढ़ेंगे। ये देखिए, सेनापति का यदि हम कार्यकाल देखते हैं या इसकी जन्मतिथि देखते हैं तो ये इनके समकक्ष ही जाकर के ठहरते हैं, लेकिन जो इनकी लिखने की परिपाटी है, जो इनका लिखने का तरीका है, वह रीतिकाल के समकक्ष से ज़्यादा ठहरता है। क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत कवि ने 2 ही प्रकार के कवियों को लिया है, और वो कवि हैं फिर जो उनका लिखने का तरीका है उसमें एक तो इन कवियों के अंतर्गत सबसे बड़ी बात थी आचार्यत्व की भावना, आचार्यत्व को दिखाना कि मैं श्रेष्ठ कवि हूँ, और उस आचार्यत्व की भावना को दिखाने के लिए इन्होंने अलंकार, छंद, भाषा, रीति और भी जितने भी व्याकरणिक तत्व हैं उनको अपने इन सवयों के माध्यम से, अपने कवित्व के माध्यम से व्यक्त किया। इस काल की भाषा भी ब्रज भाषा रही, ब्रज भाषा काल के अंतर्गत, और प्रमुख छंद भी इस काल का कवित्व या सवैया रहा है। और सबसे बड़ी प्रधानता यही रही कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो भी व्याकरणिक तत्व हैं, छंद, अलंकार, रस, उनको लेकर के अलग अलग प्रकार की निष्पत्ति की। सेनापति राम भक्ति से संबंधित हैं, क्योंकि रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये सिद्ध ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, और इन्होंने भी अपने इनके रचनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलंकार, जो इनका सर्वाधिक श्लेष अलंकार में
अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। दूसरी बात करते हैं कि ये राम भक्त कवि रहे थे। और रीतिकाल का जो दूसरा पहलू आता है वो ये आता है कि इस काल में स्त्रियों का नैतिक वर्णन करना भी श्रेष्ठता के अंतर्गत आता है, लेकिन इस कवि के उसमें हमें वो नहीं दिखेगा। इसके अंतर्गत जो हमें दिखेगा, इस कवि की जो प्रधानता रही हुई है ऋतुओं का वर्णन करना। ऋतुओं का वर्णन भी इस कवि के द्वारा किया गया है। जो ऋतु वर्णन है या अपने भारतीय संस्कृति में जो 6 ऋतुएं आती हैं उनका वर्णन सेनापति के अतिरिक्त इतना सिद्धस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं कर पाया। इसलिए प्रकृति का वास्तविक रूप का जो वर्णन इन्होंने किया है अपने छवियों के माध्यम से, वो देखने योग्य है, पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। तो देखिए, रीति काल के महान एवं भावप्रणम कवि सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 यानी 1589 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे, विद्या गुरु जिससे इन्होंने विद्या ग्रहण की या जिससे इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। ये बहुत ही आत्मविश्वासी कवि थे, बड़ा ही आत्मविश्वास था इनके अंतर्गत। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर ये स्वयं लिख भी देते हैं कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जा की सब कवि कान दे सुनत कविताई है। कि सेनापति सोई, कि सेनापति वही है, वही सेनापति होता। सीतापति के प्रसाद, सीतापति यानी श्री राम के प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप, जिसे इतना आशीर्वाद मिला है, सब कवि कान दे सुनत कविताएं, जिसकी सभी कवि कान देकर बड़े शांत तरीके से जिनकी समस्त कविताओं को सुनने का प्रयास करते हैं, वही सेनापति है। जिस प्रकार सेना, किसी भी सेना का वर्चस्व या प्रतिनिधित्व सेनापति के द्वारा किया जाता है, तो ये मानते हैं कि मैं भी उसी प्रकार का कवियों में सेनापति हूँ। इन सेनापति का वास्तविक नाम किसी को नहीं पता है, ये इनकी उपाधि है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संस्कृत में नागेश भट्ट के नाम से कविताएं लिखा करते थे, या नागेश भट्ट के नाम से इन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक राम भक्त कवि थे। इन्होंने अलंकार संप्रदाय को अपनाया है। मैं पहले बताया था कि इस काल के कवियों में अपने आप को आचार्यत्व के रूप में दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ, कि मैं कठिन कविता कर सकता हूँ, मैं कविता के समस्त अंगों को जानता हूँ, उसको प्रकट करने का जो गुण है वो इन सभी कवियों में दिखाई देता है। जो लालसा है वो इन काल के सभी कवियों में दिखाई देती है। तो ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, तो इसीलिए इनके उसमें अलंकारों का प्रयोग भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक राम भक्त कवि थे। काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से रीतिकाल कवियों में अग्रणी थी। देखिए, काव्य की जो कला है, जो इनका लिखने का जो तरीका है, मौलिकता, स्वयं के मौलिक जो विचार है, ऋतुओं का वर्णन करना, इनकी उसी मौलिकता को, कि इससे पहले हिंदी के अंतर्गत, बारहमासा के अंतर्गत, हम नागमती वियोग के अंतर्गत या जैसी को भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके उसमें नहीं चौपाई के रूप में जो ऋतुओं का वर्णन इन्होंने जिस रूप में किया है, तो मौलिकता की दृष्टि से ये रीतिकालीन कवियों में अग्रणी थे। अर्थात रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत ये अग्रगण्य हैं। पहले नंबर पर आते हैं। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्त कवि थे, और श्लेष अलंकार का प्रयोग करने में बहुत सिद्धस्त थे। इनका बड़ा प्रिय छंद रहा है श्लेष अलंकार। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, जैसे बताया कि मौलिकता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो किसी का अनुसरण, किसी के भाव विचारों से प्रेरित होकर लिखने का प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने खुद के मौलिक विचारों से लिखने का प्रयास किया गया है। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। मैं पहले बता रहा था कि रीतिकाल को 3, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि, तो ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, की श्रेणी में आते हैं। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण, इनके कवित्वों में जो अलंकार हैं, जो रस ध्वनि के उदाहरण है, वो एक से बढ़कर एक हमें देखने को मिल जाते हैं।
सेनापति ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा था कि रीतिकाल की सर्वाधिक जो भाषा रही है, रीतिकाल में जिस भाषा का साहित्य की जो भाषा रही थी वो ब्रज भाषा रही थी। ब्रज भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में काव्य लिखने का वो नहीं था, और अपनी हिंदी से लेकर के या अन्य भाषाओं से लेकर के जो ब्रज भाषा का वर्चस्व रहा है साहित्य में, वो बहुत लंबा रहा है। आधुनिक काल के जो प्रारंभिक कवि हैं वो भी इस भाषा का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। देखिए, साधारण से साधारण शब्द को अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वो शब्द भी अपना अर्थ देने में बड़े अच्छे अच्छे प्रतीत होते हैं। वे शब्द भी अपना अच्छा भाव व्यक्त करते हैं, या उन शब्दों को देख करके ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये हल्का फुल्का प्रयोग कवि के द्वारा साहित्य में कर दिया गया है। तो साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। इनके द्वारा फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता रहा। देखिए, साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रावधान रहा है। ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली जो कविताएं, तो ये बंधी बनाई परिपाटी से नहीं रहे। बीच बीच में जैसे शब्द फारसी शब्दों का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता रहा है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। देखिए, इनकी जो रचनाएं उनमें प्रसाद गुण या फिर ओज गुण देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो इनका गुण है वो प्रसाद गुण ही रहा है। परमार्जित भाषा का प्रयोग, परमार्जित कहा जाता है बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग करना, पूरी तरह से व्याकरण युक्त भाषा का प्रयोग करना। देखिए, ब्रज भाषा थी लेकिन वहाँ पर भी व्याकरण का उचित प्रयोग किया गया है कि साहित्य के अंतर्गत या कविता के अंतर्गत कितनी मात्राएं, कविता के अंतर्गत कितनी मात्राएं होनी चाहिए, किस रूप में लिखा जाना चाहिए, किस अलंकार की क्या प्रधानता होती है और शब्द किस रूप में लिखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक परमार्जित रूप होता है, यानी बहुत साफ सुथरा रूप होता है। तो इस प्रकार का साफ सुथरा रूप जो भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने किया। और भाव गंभीर, और वे शब्द कैसा भाव प्रकट कर सकते हैं, उनमें एक भाव भरने का कार्य भी कवि के द्वारा किया जाता रहा है। तो परमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता रही है। प्रकृति चित्रण में कवि सेनापति एक सिद्धस्त कवि थे। प्रकृति चित्रण करने में कवि पूरी तरह से दस्त रहे हैं। उस काल के अन्य कवियों में कहा जाए कि प्रकृति का चित्रण करना या प्रकृति का वर्णन करना हमें देखने को इतना अच्छा नहीं मिलता जितना सेनापति के संबंध में हमें मिलता है। देखिए, इनकी मृत्यु के संबंध में या इनका अवसान कब हुआ, इस संबंध में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ ये है कि इनका जन्म विक्रम संवत 1616 या 1589 में हुआ। पिता का नाम जैसे गंगाधर और पिता में परशुराम दीक्षित थे, विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। इसके अलावा अन्य इनका क्या नाम था ये हमें नहीं पता। कुछ एक विद्वान ये नागेश भट्ट के नाम से जैसे संस्कृत में रचनाएं किया करते थे, इस बात का पता हमें चलता है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी एक रचना है काव्य कल्पद्रुम, यहाँ पर है काव्य कल्पद्रुम। यह इनकी अप्राप्य रचना है। अप्राप्य कहा जाता है, प्राप्त नहीं है, अर्थात इनका नाम हमें देखने को मिलता है लेकिन ये रचना हमें कहीं पर भी मिली नहीं है। सिर्फ ये है कि काव्य कल्पद्रुम नाम से इनकी कोई रचना थी। दूसरी है कवित्र रत्नाकर। यह इस रचना में इन्होंने श्रृंगार व राम भक्ति की धारा प्रवाहित की है। इस ग्रंथ में श्लेष, श्रृंगार, ऋतुवर्णन, रामायण तथा राम रसायन आदि 5 तरंग। देखिए, जिस प्रकार हम चैप्टर का नाम दे देते हैं इसलिए इन्होंने भी अपने उसमें 5 अध्याय बनाए हैं जिन्हें तरंग का नाम दिया, जिसमें जैसे पहली तरंग श्लेष, दूसरी श्रृंगार, तीसरी ऋतुवर्णन, चौथी रामायण तथा 5वीं राम रसायन आदि 5 तरंग। और कुल इस रचना में 304 छंद हैं। 304 छंदों में इन्होंने इन 5 तरंगों में अपने भाव्य विचारों को पूरा किया है। तो ये था सेनापति का जो जन्म के संबंध में जो बातें हैं कि किस तरह इनका कवि परिचय रहा, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस बीच बीच में पूछा नहीं गया है। देखिए, अगला आता है मूल प्रतिपाद या संदेश की अपनी रचना के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल रूप प्रस्तुत करते हुए ऋतुओं के महत्व को समझाया है।
प्रौढ़, मजाहू, प्रांजल, पूरी तरह से अच्छा जो रूप है प्रकृति का, ऋतुओं का, उसे समझाने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। अपने मौलिक उपादानों के माध्यम से, मौलिक यानी स्वयं के मन में उत्पन्न, अन्य किसी से जो उत्पन्न नहीं है, उन विचारों, उपादानों की जो उनके लिए उपादान दिए गए माध्यम से वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है या कवि ने किया है। वसंत ऋतु का कवि ने बड़ा ही सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। देखिए, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब कवि के द्वारा प्राकृतिक उपादानों को मनुष्य की भांति कार्य करते हुए बतलाया जाता है या निर्जीव में सजीव की परिकल्पना कर दी जाती है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इनकी कविता में जैसे हम वसंत ऋतु का वर्णन करेंगे तो वसंत ऋतु को उन्होंने एक राजा की भांति आते हुए बताया कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति चलता हुआ या आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो उसी रूप को लेकर के इन्होंने क्या किया है, सूक्ष्मतापूर्वक कवि ने उसका मानवीकरण करने का प्रयास किया है या पूरी तरह से मानवीकरण किया है। वसंत ऋतु का कवि ने बड़ा ही सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वह राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है कि राजा किस प्रकार राजा रहता है या किस प्रकार राजा की जो ऐशो आराम की सुविधाएं होती हैं वो व्यवस्थित की जाती हैं। वैसे ही प्रकृति भी वसंत ऋतु को वैसे भी प्रकृति का यानी समस्त ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो वही वसंत ऋतु के साथ भी उसी प्रकार का दृश्य दिखाने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपमन सुगंध में है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहे। देखिए, चारण किसे कहा जाता है? चारण वो होते हैं जो राजाओं की प्रशंसा में उनकी विरदावलियाँ गाई जाती हैं, उनके पूरे परिवार खानदान का वर्णन उनके द्वारा किया जाता है कि हमारा राजा ऐसा, चाहे राजा डरपोक रहा हो, लेकिन ये जो चारण हुआ करते थे उनका बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। तो ऐसे ही कवि ने भी परिकल्पना कर दी है कि जो कोकिल कोयल है वह भी चारणों की भांति क्या कर रही है, राजा के पदगान यानी कि उनकी प्रशंसा की गीत गा रही है। शोभा के सुख में उपकरण सेना के कयावध की छवि उत्पन्न कर रहे हैं। जो भी शोभा के सुख में उपकरण हैं या सुख में जो चीज़ें वो है सेना की कवायद, सेना यानी वसंत ऋतु की सेना के समान प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि राजा एकांकी आगमन नहीं कर सकता। वास्तविकता है, कवि ने इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखता है। राजा कहीं भी जाता है, यदि ऋषि मुनियों से भी मिलने के लिए राजा जाया करते थे तो अपनी सेना साथ लेके जाया करते थे, लेकिन ऋषियों के आश्रम में राजा सेना को दूर खड़ी करके ही वहाँ पर प्रवेश किया करता था। राजा यदि शिकार करने के लिए भी जाता तो भी उसके साथ सेना और सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसा ही वसंत ऋतु को जब राजा की भांति बतलाया है तो प्रकृति में जो नए परिदृश्य कवि को देखने को मिल रहे हैं उन सभी को सेना की भांति उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। सेना की भांति बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। तो शोभा के सुख में उपकरण सेना की कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि राजा एकांकी आगमन नहीं कर सकता। इसी प्रकार भीषण गर्मी के पश्चात झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नैनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए उत्सव के समान होता है या एक उत्सव बन जाता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु को भी कवि ने आँखों के समक्ष साकार कर दिया है, या वर्षा ऋतु को भी कवि ने उसी रूप में कि जब हम कवि की वर्षा का वर्णन हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वर्षा होने लग गई है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है या कवि के द्वारा वर्णित करने का काम किया गया है या कवि करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इनका जो पद है उस पद को पढ़ेंगे। पहला जो इनका कवित्व है कि बरन 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 तरु फूल उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण गहियत है। आवे आस पास कुहूपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध बाज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। ब्रजभाषा का प्रयोग है और कवित्व छंद है। देखिए, बरन बरन यानी तरह तरह की,
तरु पेड़ को कहा जाता है, फूले यानी फूलों से लदे हुए, उपवन वन यानी वन बाग बगीचे, सोई माने वही, चतुरंग चतुरंग कहा जाता है, 4 अंगों वाली सेना जिसमें पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों पर जो सवार सेना होती है वो चतुरंगिणी सेना कही जाती है। संघ दल सेना लहियत लिए हुए है। बंदी अर्थात बंदीजन, चारण, जिम जैसे, बोलत बिरद वीर कोकिल अर्थात किनके द्वारा, बिरद यश को कहा जाता है, बिरदावली गाने का काम करते हैं यानी चारण भाट आदि के द्वारा जो स्तुति की जाती है। मद वीर कोकिल, कोकिल कोयल को कहा जाता है कि कोकिल के द्वारा जो वर्णन किया जाता है। गुंजत मधु भंवरे को कहा जाता है, गुंजायमान गान गुणगान कर रहा है। गुण गैयत है, आवे आसपास, पुहपन पुहपन पुष्प को कहा जाता है, पुष्पों की सुगंध आ रही है। सुबास सुई, सोने के सुगंध माज सने रही है, तो सोने के समान सुगंध प्रकृति में घुली हुई है। शोभा को समाज अर्थात शोभा को प्राप्त होता हुआ समाज। सेनापति सुख साया, समस्त सुखों से भरा हुआ। आवत बसंत ऋतुराज कही जाता है अर्थात वसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रही है जिसे वसंत ऋतु कहा जाता है। अब देखिए इसका अर्थ पढ़ेंगे कि बरन बरन तरु फूल उपवन, जैसे हम कठिन शब्द के बाद संदर्भ, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रीतिकालीन काव्यधारा की रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा विरचित ऋतु वर्णन से उद्धृत किया गया है। उसके बाद हम प्रसंग जोड़ेंगे, तो प्रसंग में कैसे रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सेनापति ने वसंत ऋतु को एक राजा के समान बताकर मानवीकरण किया है और बताया है कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है जिसके स्वागत हेतु प्रकृति नए नए पत्तों और फूलों से लद गई है। कोयल वृंदावली गा रही है। वसंत रूपी राजा के आने से संपूर्ण प्रकृति में फूलों की सुगंध व्याप्त हो गई है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। यह इसका अर्थ देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन वन। कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, की वसंत ऋतु के आने पर बरन बरन यानी तरह तरह के फूल पेड़ों पर लद गए, उपवन वन और समस्त वन उपवन नए नए फूल पत्तों से लद गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लयत है अर्थात वही पेड़ों पर तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फल फूल या प्रकृति के वो विभिन्न पेड़ पौधे वन उपवन ही किसके, वसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना के समान हैं या वही उसकी चतुरंगिणी सेना है। बंदीजिम बोलत बिरद वीर कोकिल है अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे वसंत ऋतु के आने पर बंदीजिम बोलत बिरद वीर कोकिल है अर्थात कोयल के द्वारा बंदी जनों के समान अपने राजा अर्थात वसंत रूपी राजा के पदगान किया जा रहा है अर्थात वसंत रूपी राजा की वृंदावली सुनाने का कार्य किया जा रहा है। गुंजत मधुपगान गुण गैयत है और भंवरे फूलों पर गुंजायमान करते हुए भ्रमण करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा के कान में आकर के या फूलों के पास आकर के मंद मंद गान राजा का यशगान करने का कार्य कर रहे हैं या राजा का यशोगान उनके द्वारा किया जा रहा है। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, कवि वर्णन करते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर या वसंत रूपी राजा के आगमन पर आवे आसपास अर्थात आसपास प्रकृति के आसपास से या प्रकृति के चारों तरफ से पुहपन की सुबास सोई, पुष्पों की सौंधी सुगंध आना प्रतीत हो जाती है। फूलों की सुबास सुगंध भरी हुई रहती है, आती रहती है। सोने के सुगंध माजी सन रही है अर्थात सोने के समान सौंधी सुगंध, सौंधी सौंधी सुगंध समस्त प्रकृति में विद्यमान रहती है या प्रकृति उस पुष्पों की उस सुगंध से भरी हुई रहती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साजा, कवि सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति या शोभा को प्राप्त समाज या पूरी तरह से जिसके आगमन संपूर्ण प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है या भर दिया है। कहने का अभिप्राय है कि शोभा के समूह एवं सुख में सुंदर साज सज्जा को देखकर ऐसा प्रतीत होता आवत वसंत ऋतुराज कहियत है अर्थात समस्त साज सुख में और साज सज्जा से युक्त ऋतुराज वसंत एक राजा की भांति आता हुआ या चलता हुआ प्रतीत हो रहा है या सुशोभित हो रहा है, शोभा को प्राप्त कर रहा है। इसमें देखिए बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, समस्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और पूरे के पूरे उसमें मानवीकरण अलंकार है।
कवित्व छंद है। यहाँ पर आया है बंदीजी में बोलत गयत, इसमें रूपक अलंकार है। बंदीजी में बोलत बिरध वीर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उसके पश्चात आया है इधर आवे आसपास पुंपन में उपमा अलंकार। आवत वसंत ऋतुराज कहियते, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और श्रृंगार रस है। और ये पहले ही बता दिया गया है कि ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने इसमें किया गया है। धन्यवाद। अगले पद अगली वीडियो में आपके लिए दिए जाएंगे। और आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है और फिर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस वर्ग को बड़े अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, वीडियो पूरा देखें। समझ में नहीं आता है तो बताएं। मैं सोचता हूं कि अब सारे बच्चे समय से अपना वर्क भेजेंगे और टेस्ट भी पूरे तन्मय के साथ जो या पूरे एकाग्रता के साथ देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।